हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोलरता और मोललता इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आज अपनी सांद्रता की जो अगली इकाई है जिसका नाम है मोल भिन्न, तो मोल भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बोर्ड के ऊपर मैंने मोल भिन्न की परिभाषा को पहले से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल भिन्न कहते हैं। देखो, ये परिभाषा समझने में थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, पर जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर समझना, जैसे कि मेरे पास कोई विलयन है, ठीक है। इस विलयन के अंदर मान लेते हैं अपने पास दो घटक हैं, जैसे कि मेरे पास एक तो है ए और दूसरा कौन सा है बी। मतलब एक मान लो आप विलायक है और दूसरा कौन सा विलेय है, मतलब एक ए है और दूसरा कौन सा है बी है। तो अगर मुझे पता करना है कि ए के मोल भिन्न क्या होंगे, तो ए के मोल भिन्न कैसे निकालूंगा मैं? तो ए के मोल भिन्न निकालने के लिए ए के मोलों की संख्या, सॉरी, ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। क्योंकि अगर घटक ए उपस्थित है कि ए के मोलों को अपन क्या बोल देंगे एन ए और बी के मोलों को क्या बोल देंगे एन बी, तो विलयन में कुल मोल कितने हो गए एन ए प्लस एन बी। अब आपको मोल भिन्न किसका निकालना था ए का, तो ए के मोल बटे कुल मोल। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो अगर एक से ज्यादा ही घटक क्यों ना हो, जैसे कि तीन घटक है विलयन में, ए भी है बी भी है सी भी है, और मान लो ए के मोल कितने हैं एन ए, बी के मोल कितने हैं एन बी, और सी के मोल कितने हैं एन सी। तो कैसे निकालेंगे हम? अगर आपको पूछ ले कि ए के मोल भिन्न कितने होंगे, तो ए के मोल कितने हैं एन ए बटे कुल मोल कितने हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसी तरह से अगर आपको पूछ ले कि बी के मोल भिन्न कितने हैं, तो बी के मोल लिख लो ऊपर और विलयन में कुल मोल कितने हैं, ठीक है। आपको पूछ ले कि सी के मोल भिन्न कितने हैं, तो सी के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यही होता है कि हम मोल भिन्न किस तरह से निकालते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप ध्यान रखना बच्चों, वो क्या है कि कितने भी घटक क्यों ना हो, उन सभी के मोल भिन्नों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है एक। मतलब जैसे कि इस यौगिक के अंदर दो घटक थे, जैसे कि ए के मोल भिन्न और बी के मोल भिन्न कैसे निकालेंगे अपन, जैसे कि बी के मोल बटे कुल मोल। तो अगर आपको पूछ ले एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब ए के मोल भिन्न और बी के मोल भिन्न का योग कितना होगा, तो एक होगा। चाहे दो घटक क्यों ना हो, चाहे 10 घटक ही क्यों ना हो, जैसे कि यहाँ तीन घटक लिए थे अपन ने, तो ए के मोल भिन्न, बी के मोल भिन्न और सी के मोल भिन्न, तीनों को जोड़ोगे तो भी उनका योग हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हम मोल भिन्न किस तरह से गिनते हैं और इन सारी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो सांद्रता की इकाइयां होती हैं वो खत्म होती हैं। तो मैं अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे अब विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है इसको समझना, कोई परिभाषा नहीं समझा रहा मैं आपको बड़ी सी। विलेयता का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई विलयन है या फिर आपके पास कोई द्रव है, ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास जल है, तो उस जल के अंदर जब मैं किसी विलेय को घोलता हूं, तो वो विलयन जो है या फिर वो जो द्रव है, वो जो जल है, वो कितनी मात्रा में उस विलेय को अपने अंदर घोल सकता है, वही उसकी क्या होती है, विलेयता। मतलब उसको घोलने की कैपेसिटी। क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे कि आपके पास एक गिलास पानी है मान लो, उसमें अगर आप एक चम्मच शक्कर डालोगे तो घुल जाएगी। आप जैसे उसमें शक्कर और डालते जाओगे तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब वो शक्कर उसमें घुलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस विलेन में जितनी वो घोल सकता था उतना वो घोल चुका है, ठीक है। तो उसी को अपन बोलते हैं विलेयता, ठीक है। और विलेयता को मैं आगे समझाऊं उससे पहले एक और चीज अपन ने यहाँ बात कर ही ली है, तो मैं लिख देता हूं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोल नहीं सकते। मतलब संतृप्त विलयन जिसमें और विलेय घोल नहीं सकते, मतलब जितना घुल सकता था उतना घुल गया,
उससे ज्यादा विलय आप उसके अंदर घोल नहीं सकते, तो ऐसे विलयन को ही हम कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो हाँ, मैं बात कर रहा था विलेयता की, कि विलेयता जो होती है वो क्या होती है, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी यौगिक के उसमें घुलने की जो कैपेसिटी है उसी को अपन क्या कहते हैं? विलेयता। तो अब विलेयता जो होती है वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले इधर समझना, मैं किसको बोल रहा हूं? ठोस को। ठोस की द्रव में विलेयता, मतलब मैं द्रव के अंदर किसको घोलने जा रहा हूं? ठोस को। ठीक है, तो जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में अपन घोलते हैं तो वो किन बातों से प्रभावित होता है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है उसके मैं बारे में लिखता हूं दाब। दाब तो समझना इधर कि जब भी, जैसे कि मैंने शक्कर को पानी में घोला, तो शक्कर जो है वो मेरी क्या है? ठोस, और पानी जो है वो मेरा क्या है? द्रव। तो जैसे शक्कर को मैंने पानी में घोला तो क्या उस पर कोई दाब का प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो याद रखना, जब भी आप किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे कितना ही दाब बढ़ा दो या दाब कम कर दो, उसकी विलेयता जितनी है उतनी ही रहने वाली है। दूसरा पॉइंट आता है ताप। क्या ताप का कोई प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ। आप ही सोच के देखो, अगर आपको शक्कर को पानी में घोलना है, अगर आप ठंडे पानी में घोलोगे और गर्म पानी में घोलोगे तो किसमें आसानी से घुलेगी? सीधी सी बात है, गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता जो होती है वो क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब ताप का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पर ताप का प्रभाव जो पड़ेगा उसके अंदर यहां पर दो चीजें हैं, अपन इसको देखेंगे लाशातालिये के नियम के अनुसार। लाशातालिये के नियमानुसार, ये नियम आपने 11वीं में पढ़ा होगा साम्यावस्था वाले पाठ के अंदर। तो ये लाशातालिये का नियम जो था उसके अनुसार अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि आप जो विलेयता कर रहे हो, मतलब आपने जैसे ठोस को आप द्रव के अंदर घोल रहे हो, और मान लो घोलने के ऊपर आपका जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी तो समझते हो बच्चों? ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब जैसे कि मैं किसी ठोस को द्रव में घोल रहा हूं और घुलने पर वो गर्म हो जाए, मतलब ऊष्मा को उत्सर्जित करे, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब अपन किसी द्रव के अंदर ठोस को घोलते हैं और मान लो वो प्रक्रम कैसा है आपका? ऊष्माक्षेपी। तो अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो लाशातालिये के नियम के अनुसार अगर आप ताप बढ़ाते हो, अगर आप ताप बढ़ाते हो तो उसकी जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाशातालिये नियम क्या होता है कि पहले से अगर किसी चीज के अंदर, जैसे ऊष्माक्षेपी का मतलब पहले से वो चीज गर्म हो रही है मिलाने पर ही, और अगर आप बाहर से फिर से ताप बढ़ाओगे तो आपकी जो अभिक्रिया है वो पश्च दिशा के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी, मतलब जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपकी अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण मतलब वो, जैसे कि अगर आप ठोस को द्रव में घोल रहे हो तो वो विलयन ठंडा हो जाएगा, ऊष्मा को क्या कर लेगा? अवशोषित। अगर वो ऊष्मा को अवशोषित करता है उस तरह से है तो ताप बढ़ाने पर आपकी विलेयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना बच्चों। इसके ऊपर से प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर ऊष्मा शोषी के अंदर ताप कम करने पर या फिर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। ये कब है? जब हम किसी ठोस को किस में घोलते हैं? द्रव के अंदर। समझ में आ गया यहां तक? तो मैं आगे चलता हूं। अब हम क्या करने वाले हैं? किसी गैस को विलय करेंगे, किसके अंदर? द्रव के अंदर। गैस की द्रव में विलेयता, समझना इधर। अब मैं गैस को किस में घोलने वाला हूं? द्रव के अंदर। मतलब पानी है या फिर द्रव है, उसके अंदर गैस को घोलना है। ठीक है, तो ये किन किन चीजों से प्रभावित होगी उसकी अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहला ताप।
बहुत आसानी से आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरे पास कोई द्रव है, मान लो उसके अंदर कोई गैस घुली हुई है। अब जैसे मैं इसको गर्म करता हूँ नीचे से, मतलब ताप बढ़ाता हूँ, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो गैस के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अणुओं की, और वो अणु जो होंगे वो द्रव से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम। किसकी, गैस की, द्रव के अंदर। तो गैस की द्रव के अंदर ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा, दोनों चीजें बने रहना। इधर देखो, दूसरा क्या है, दाब। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब अगर आप जितना ज्यादा लगाओगे, ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास कोई विलियन है, ये विलियन है, इसके अंदर कोई गैस घुली हुई है, और यहाँ मैं ऊपर ऐसा पिस्टन लगा के ऊपर से इसके अंदर दाब लगाता हूं, तो यहाँ जो गैस के अणु हैं, जितना दाब आप ज्यादा लगाओगे उतनी ये गैस के अणु जो हैं उनकी विलेयता अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ध्यान रखना कि जब भी हम दाब को बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव के अंदर विलेयता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। इसी नियम के ऊपर तो ये अपना आएगा हेनरी का नियम। किसका नियम, हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल के लिए। 2020 का एग्जाम तो अभी हो गया, 2021 वाले जो एग्जाम है उसमें हेनरी का नियम जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो क्या है ये हेनरी का नियम, वो भी मैं लिखता हूं, पर इन दोनों चीजों को मैं आपको एक बार एक उदाहरण से समझाता हूं। हम सब ने कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा बच्चों, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब भी आपने वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, तो क्या होता है कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है, उस गैस को उस द्रव के अंदर घोला गया होता है बहुत ही उच्च दाब के ऊपर। जब बहुत ज्यादा दाब के साथ उसको बंद कर देते हैं तो वो जो गैस होती है वो उसके अंदर क्या हो जाती है, घुल जाती है। जब भी आप पीने के लिए उसका ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलते ही दाब क्या हो जाता है, कम। और दाब कम हो जाएगा तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि दाब कम करोगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए जो घुली हुई गैस होती है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है ना। वही चीज ताप के साथ भी देख लो। आपका जो कोल्ड ड्रिंक है जब फ्रीज में होता है, बहुत ठंडा होता है, तब तो उसकी विलेयता अच्छी होती है, इसलिए हमको उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। पर उसी कोल्ड ड्रिंक को आप बाहर निकाल के रख के गर्म होने दो और फिर पी के देखो, आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विलेयता कम। तो वो जो गैस है वो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहेगी ही नहीं, इसलिए आपको उसका जो टेस्ट होता है वो नहीं मिलता है। तो ये दो चीजों पर जो है वो मुख्यतः प्रभावित होती है आपकी गैस की द्रव में विलेयता, ताप पर और दाब पर। और दाब के आधार पर ही हमारा हेनरी का नियम था। तो हेनरी का नियम भी वही कहता है जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, पर इसको एक बार मैं स्टेटमेंट क्या है उसका वो लिख लेता हूं यहाँ पर, कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलेय गैस की मात्रा विलेय गैस की मात्रा उसकी सतह पर उसकी सतह पर किसकी, विलयन की, उसकी सतह पर लगाए गए दाब के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इसको क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब ताप स्थिर रखा जाए तो किसी विलायक के अंदर विलेय गैस, मतलब किसी विलायक में जब आप गैस को घोलते हो तो उस गैस की जो मात्रा है वो उसके ऊपर जितना दाब लगाओगे उतनी उस गैस के विलेय की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जितना दाब ज्यादा होगा उतना वो जो गैस होगी वो उसके अंदर ज्यादा घुलेगी। ठीक है, मतलब हेनरी का जो नियम था वो क्या कहना चाह रहा था कि जो प्रेशर होता है, दाब दाब जो होता है वो उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जितना दाब ज्यादा लगाओगे उतनी उस गैस की जो मात्रा होगी वो भी अंदर ज्यादा घुलेगी। जैसे समानुपातिक का चिन्ह हटाऊंगा तो एक स्थिरांक लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने स्थिरांक क्या लगा दिया, के एच। के एच क्या है यहाँ पर, के एच जो है वो है आपका हेनरी स्थिरांक। कौन सा है, हेनरी स्थिरांक। तो बच्चों इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना कि विलेयता जो है वो किन किन चीजों पर प्रभावित होती है, हेनरी का नियम क्या है ये नियम भी ध्यान रखना, और ये रिलेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे राउले का नियम, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।